जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। हम देखिए दोस्तों, कैसे क्रॉप करके और बिना रेफरेंस के ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ये वीडियोस चला रहे हैं। अब एक बार आपकी पूरी वीडियो देखो जो पिछले साल मार्च की है, जब सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा है। मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। लेकिन हर जगह ये दिखाया गया है कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर चाइनीज सोल्जर्स आते हैं तो वो उन्हें रास्ता दिखाएंगे। अब ये दूसरा वीडियो देखिए जिसको पता नहीं कौन कौन शेयर किया है, नेशनल मीडिया, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और प्रोमिनेंट ट्विटर हैंडल्स। ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto mimang se gyurja kyongan tene chik chik shina tene kyongan ok samara gale। अब एग्जैक्टली इस पूरे वीडियो को सुनते हैं कि एक्चुअली सोनम वांगचुक ने कहा क्या था। एज मेनी सेड अर्लियर अ डिसाइसिव चेंज विल कम। जैसा कि कई लोगों ने पहले कहा था, एक निर्णायक बदलाव आने वाला है। मे इट बी इन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, द पीपल हैव ब्रॉट द चेंज। चाहे नेपाल हो या फिर बांग्लादेश या श्रीलंका, परिवर्तन जनता ने ही लाया है। इफ समवन डाइज देन द चेंज विल कम, आई गेस। मतलब अगर कोई मर जाता है तो शायद बदलाव आएगा। आई बिलीव डेट अनलाइक देम विद ऑल डेट वायलेंस, टर्मोइल एंड द स्टोन पेल्टिंग। मुझे विश्वास है कि हम उनसे भिन्न हैं। वहाँ हिंसा, अशांति और पत्थरबाजी थी। लद्दाख विल ब्रिंग अ पीसफुल चेंज, अ पीसफुल रिवॉल्यूशन। लद्दाख एक शांतिपूर्ण परिवर्तन और एक शांतिपूर्ण क्रांति लेकर आएगा। इन विच वी आवर सेल्व्स डाई ऑफ स्टारवेशन सो डेट द चेंज बिकम इनवेटेबल। जिसमें हम खुद भूख से मर जाए ताकि बदलाव अनिवार्य हो जाए। डेट वुड बी आवर डिफरेंस फ्रॉम दोज अदर कंट्रीज। और यही बात हमें उन दूसरे देशों से अलग बनाएगी। फॉर ऑल अदर कंट्रीज लद्दाख विल बिकम एन एग्जाम्पल डेट यू डोंट हैव टू आर्सन और डाई ऑफ बुलेट। अन्य सारे देशों के लिए लद्दाख एक मिसाल बन जाएगा जहां आगजनी या गोलीबारी की जरूरत नहीं पड़ती। वी विल ले आवर लाइफ आउट ऑफ स्टारवेशन, इन्फ्लिसिट पेन ऑन आवर सेल्व्स बट नॉट अदर्स। दोस टाइम आर अपन अस नाउ। हम अपने कष्ट सहेंगे, अपनी भूख को भी सह लेंगे, लेकिन किसी और को पीड़ा नहीं देंगे। अब दोस्तों, इसमें कहाँ ये बोला गया है कि हमें नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति लानी है। वो तो उल्टा मना कर रहे हैं वायलेंस करने से। कोई ऐसी स्पीच नहीं है जिसमें वो ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं कि स्टेट के अगेंस्ट जाके वायलेंस करो। फिर लद्दाख में वायलेंस के लिए वो जिम्मेदार कैसे हो गए? वो बस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, और डेमोक्रेसी में अपना विरोध जताना कोई लीगल नहीं है। तो फिर ईवीपीए और एनएसए जैसी धाराओं का क्या मतलब है? अब इन पे बताया जा रहा है कि इनका पाकिस्तान कनेक्शन है, और इनका ये वाला वीडियो वायरल किया जा रहा है जो तब की है जब वो और उनकी वाइफ गीतांजलि मैम इवेंट के एक कार्यक्रम को लेकर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रहा था। क्योंकि वहाँ का एक प्रिंट मीडिया है द डॉन करके, वो भी यूएन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करा रहा था। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan organized by Dawn Media in Pakistan. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life, Lifestyle for the Environment, to urge the people to live simpler life. तो इससे क्या होता है? इससे क्या साबित होता है?
क्या हर वो इंसान जो पाकिस्तान गया है उसका पाकिस्तान कनेक्शन है? ऐसे तो हमारी क्रिकेट टीम कई बार पास्ट में जा चुकी है, खुद प्राइम मिनिस्टर वहां जा चुके हैं। और प्राइम मिनिस्टर कोई ऑफिशियल ट्रिप पे नहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर वहां सरप्राइज देने गए थे, सरप्राइज विजिट थी उनकी। नवाज शरीफ के ग्रैंड डॉटर की वेडिंग पे गए थे और प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ के प्राइवेट चॉपर में बैठ कर गए, जो कि जबकि ऐसा होता नहीं है। एक देश का मुखिया जब दूसरे देश में जाता है तो वो अपने पर्सनल व्हीकल में ही चलता है। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। आए वहाँ पहुँचे तो उनका अभी मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है। मैंने कहा चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया। जिसने हमारे सोल्जर्स के लिए सोलर टेंट बनाए। इन्होंने लद्दाख जैसे ड्राई एरियाज में वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आइस स्तूपा टेक्निक का डेवलप करा। आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाई जो कि विंटर में पानी स्टोर करके समर में पानी फार्मर्स को देता है। सोनम मोंगचुक को 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। उनको रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 और कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और आज इन्हें लद्दाख में हिंसा भड़काने के आरोप में इन पे NSA और EVPA जैसे चार्जेस लगाकर, जो कि टेररिस्ट पे लगाए जाते हैं, इन चार्जेस में इन्हें जोधपुर के जेल में बंद कर दिया गया है। और इनकी डिमांड क्या थी? लद्दाख को स्टेटहुड दिलाना, उसको 6th शेड्यूल में शामिल करना, जो कि ट्राइबल रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, जिससे कि वहाँ की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। अगेन इनकी डिमांड से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है। डिबेट्स इस पे होनी चाहिए थी कि 6th शेड्यूल लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरियाज को देना क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बनेगा, ना कि इस पे कि सोनम पाकिस्तान का एजेंट है या चीन का एजेंट है। तो 6th शेड्यूल के अंदर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को क्या होता है कि काफ़ी पावर मिल जाती है, जैसे कि वो लैंड, फॉरेस्ट, वाटर मैनेजमेंट, मैरिज, डिवोर्स और सामाजिक कस्टम जैसे टॉपिक्स पे अपने रूल्स बना सकते हैं। काउंसिल अपने एरियाज़ में प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, फिशरी, रोड, ट्रांसपोर्ट, डिस्पेंसरी खुद बना सकती है और उनको चलाने का अधिकार रखते हैं। अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सभी काउंसिल्स लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस टैक्स ये सब भी लगा सकते हैं और इन पैसों से अपने लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। काउंसिल्स को अथॉरिटी मिलती है कि अपने एरियाज के कस्टम्स और फेस्टिवल प्रिजर्व करें, किसी आउटसाइडर को ट्राइबल लैंड ना लेने दें। मतलब लोकल ट्राइबल कल्चर बचाने की पूरी फ्रीडम काउंसिल को मिल जाती है। और ये 6th शेड्यूल अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल देने में चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ही है। 6th शेड्यूल बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन को ध्यान में रखकर लाया गया था और जो भी ट्राइबल रीजन नॉर्थ ईस्ट से बाहर है उनको 5th शेड्यूल में कवर किया गया है। तो अगर ऐसे में 6th शेड्यूल देते हैं तो और भी जगहों से डिमांड उठ सकती है कि भाई हमारे को भी 6th शेड्यूल दो। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये भी ट्राइबल एरियाज है, लेकिन इनको 6th शेड्यूल के अंदर कवर नहीं किया गया है। अब दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी का फैक्टर। लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जो चीन और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल रखना नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रीजन्स के हिसाब से क्रूशियल है। अगर 6th शेड्यूल देते हैं तो काफी सारे लेयर्स आ जाएंगे, खासकर ब्यूरोक्रेटिक लेयर ऐड हो जाएंगे, जिससे बॉर्डर ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट को ये NSA और EVPO को अपने विरोधियों पे एज ए टूल यूज करने की बजाय एक हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचना चाहिए, जो लद्दाख को ऑटोनॉमी तो दे लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करे। लद्दाख की समस्या का सस्टेनेबल और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। पहला काम तो ये लोग ये कर सकते हैं कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड देना। लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाना चाहिए जिससे वहां की अपनी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली हो। इससे लोकल लोग अपने एरियाज के लॉज और पॉलिसीज डिसाइड कर सकेंगे, जिससे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी और पॉलिटिकल एलिनेशन कम होगा। दूसरा, 6th शेड्यूल स्टेटस देने पे विचार कर सकते हैं। लद्दाख के लिए एक कस्टमाइज्ड 6th शेड्यूल फ्रेमवर्क लाना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल जैसा ही हो, लेकिन लद्दाख के सिक्योरिटी और जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से टेलर्ड हो।
इससे लोकल काउंसिल को लैंड, रिसोर्स और कल्चर प्रिजर्व करने का अधिकार मिलेगा। थर्ड, वहाँ की जो काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, इनके राइट्स को बढ़ाना चाहिए। इनको राइट्स देने से क्या होगा कि वहाँ की लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर इनकी बढ़ेगी, तो फिर लोकल लेवल पे डेवलपमेंट और कल्चरल प्रोटेक्शन का काम इजीली कर सकेंगे। फोर्थ, लोकल एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विस कमीशन PSCs की स्थापना करना। लद्दाख के यूथ के लिए जॉब रिजर्वेशन और लोकल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को लागू करने के लिए लद्दाख PSCs की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वहां अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जा सके। फिफ्थ, स्पेशल लैंड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉस। लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम और लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंड ओनरशिप को लेकर कानून बनाने चाहिए, जिससे कि नॉन रेसिडेंट को लैंड खरीदना मुश्किल हो और इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहे। सिक्स्थ, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन और ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना। लद्दाख के लोगों से रेगुलर डायलॉग रखना, उनकी डिमांड्स को सीरियसली लेना और हार्श एक्शन जैसे NSA और UAPA जैसी चार्जेज वगैरह से बचना चाहिए, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और एलिनेशन कम हो। सेवेंथ, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। लद्दाख एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया होने की वजह से डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी जाए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो कुछ इस तरीके का काम सरकार को करना चाहिए। लास्ट में दोस्तों, हमें मिलकर सरकार पे जबरदस्त दबाव बनाना होगा कि सोनम वांगचुक को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। आज तक कोई भी वीडियो या स्पीचेस उनके सामने नहीं आए हैं जिसमें वो स्पष्ट रूप से हिंसा या वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हों। वो हमारे देश की एक पहचान है, एक चेहरा है, जिन्हें कई देशों से अवार्ड्स मिल चुके हैं और जिन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन करा है। अगर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या सरकार को ऐसा करने देंगे तो विदेशों में हमारी देश की कैसी छवि बनेगी। हम जिन्हें डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते हैं, जिनको राइट टू एक्सप्रेशन पे लेक्चर देते हैं, हमें अपने ही देश के एक एक्टिविस्ट को NSA लगाकर जेल में डाल रखा है। सोनम वांगचुक ने हमेशा शांति और कानूनी रास्तों से अपनी बात रखी है। उनका हथियार उनका शिक्षा और समाज के प्रति उनका समर्पण है, ना कि हिंसा। उनका दावा सिर्फ लद्दाख के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिसे हर एक भारतीय को समझना चाहिए। इसीलिए आज हम सब मिलकर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएं और हर जगह सरकार पे जोर डालें कि वो सोनम वांगचुक को बिना किसी देरी के रिहा करें। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके 30 पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।